नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद ही खास वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपका भी किसी बैंक या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी से पर्सनल लोन की आउटस्टैंडिंग काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, बैंक के द्वारा मल्टीपल कॉल्स किए जा रहे हैं, होम विजिट भी हो चुकी है, बहुत सारे लीगल नोटिस आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस, उसके बाद दोस्तों आपको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है बेसिकली, जिसमें ये कहा जाता है कि बैंक ने जो है आपके इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एक सोल आर्बिटर जो है वो अपॉइंट किया है, और इस पर्टिकुलर डेट पे जो है आपको वीडियो कॉल के माध्यम से उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में शामिल होना होगा, ताकि आपका जो आर्बिट्रेशन है ये प्रोसेस आगे हो पाए। दोस्तों, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको भी ऐसा आर्बिट्रेशन का कोई मेल आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, जिसमें बैंक के द्वारा बिना आपसे कंसल्ट किए, बिना आपसे कोई राय लिए, बिना आपसे सजेशन लिए बैंक अपनी मर्जी से अगर कोई सोल आर्बिटर को अपॉइंट कर देता है आपके इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों 100% ये चांस होगा कि वो जो आर्बिटर है वो बैंक के फेवर में ही डिसीजन देगा। चूंकि अब बैंक ने ही उसे अपॉइंट किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो कभी भी आपके फेवर में फैसला नहीं देगा। ये भी हो सकता है कि बैंक ने उसको पैसे दिए हों, ये भी हो सकता है कि वो बैंक का ही डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है कुछ ना कुछ बैंक से वो फायदा उठा रहा हो, है ना। क्योंकि फ्री एंड फेयर जजमेंट वहीं पे हो सकता है जब तक कि वो कोई सरकारी प्रक्रिया ना हो, कि उसमें व्यक्ति का भी एक रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए कि हाँ, चूंकि अब यहाँ पे दो पार्टी के बीच में ना एक मध्यस्थता हो रही है, दो पार्टी के बीच में एक समझौता हो रहा है, तो जब तक बीच वाला व्यक्ति जो समझौता करने के लिए अपॉइंट हुआ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से होगा जिसके बीच हमें समझौता करना है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो पक्षपात करेगा और वो एक फ्री एंड फेयर जजमेंट नहीं देगा। तो ऐसे में मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपको ऐसे नोटिसेस का रिप्लाई देना है, आपको ऑब्जेक्शन देना है, आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर मेल करना है उस आर्बिटर को भी, साथ ही साथ उस बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को भी, कि नहीं आप इस आर्बिट्रेशन के लिए आप रेडी नहीं हो और आप इस आर्बिट्रेशन को डिनाई कर रहे हो और आपको ये आर्बिट्रेशन मंजूर नहीं है। और चूंकि और रीज़न ये है कि आपने जो आर्बिटर अपॉइंट किया है उसको अपॉइंट करने से पहले मेरे से कोई कंसल्ट नहीं किया गया, ना ही मेरी राय ली गई, इसीलिए मैं इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कल से ही लगातार देखने को मिल रहे हैं कि सर ऐसे तो आप बोलते हो कि आर्बिट्रेशन को उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि आर्बिट्रेशन का एक ऑब्जेक्शन लेटर भी दो, ऑब्जेक्शन नोटिस दो, तो आखिर क्या है पूरा सीन समझाओ। तो दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है आर्बिट्रेशन से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपकी रजामंदी से कर दे, आपकी बिना रजामंदी से कर दे, कई कई तो ऐसा हुआ है कि आपको पता भी नहीं है और अवार्ड पास हो जाता है। बहुत सारे कंडीशन में तो ऐसा भी होता है कि लोगों को पता भी नहीं है, ना ही लोगों को आर्बिट्रेशन में आपकी प्रोसेस में शामिल होने के लिए कोई नोटिस भी आता है। एज पर द लॉ कम से कम 3 बार चांसेस देने होते हैं बोरोवर को कि वो अपना पक्ष रखे कि हाँ भाई, इतने महीने हो गए, बैंक के द्वारा बार बार डिमांड करने के बाद भी आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप अपना पक्ष तो वहां पे रखिए, क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट भी, आप देखो गाइस, जो सरकारी कोर्ट है, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो भी 3 बार समन भेजती है। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो उसको भी कम से कम 3 बार मौका दिया जाता है कि चलो पहली हियरिंग में आप नहीं आ पाए, हो सकता है कुछ मजबूरी हो, दूसरी हियरिंग में आ जाओ, दूसरी में भी नहीं आ पाए, हो सकता है कुछ मजबूरी हो, बंदा तीसरे पे तो आएगा अगर वो जेन्यून रहा तो। लेकिन यहां पे क्या होता है कि बिना 3 नोटिसेस के बावजूद, बिना 3 मौके देने के बावजूद भी कहीं कहीं आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं होता, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न उनको दिखाना चाहिए
थोड़ा सा सीरियसनेस उनको दिखाना चाहिए। और जो मैंने बोला है ना कि हमेशा आपको आर्बिट्रेशन का जो है ऑब्जेक्शन नोटिस देना चाहिए, इसका रीज़न ये था दोस्तों उन सभी लोगों के लिए जो सैलराइज्ड पर्सन है। मैं फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सैलराइज्ड पर्सन है ना, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको महीने के लास्ट में या किसी फिक्स दिन आपके बैंक अकाउंट में अगर आपकी सैलरी आती है, उसी से आपका घर चल रहा है, तब थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीरियस होना होगा। वही अगर आप एक दुकानदार हैं, आपका बिजनेस है जहाँ पे आप कैश में पैसे ले रहे हैं, फोन पे यूपीआई से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको डेली पैसे आ रहे हैं, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, ना कि महीने की एक दिन ही फिक्स अमाउंट आ रहा है। मतलब ये कि आप किसी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी इनकम हो रही है। सपोज करो कि आप बहुत बड़े कोई लैंडलॉर्ड हैं, आपके घर पे आपके बहुत सारे घर किराए पे लगे हुए हैं, दुकान किराए पे लगी है, और आपकी जो इनकम है वो रेंटल इनकम है, तो वो तो आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है, आप चाहो तो उनसे कैश में भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। या फिर अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका अपना खुद का कुछ बिजनेस है, तो वहां पे आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप ग्राहक से कैसी भी तरीके से पैसे ले सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप एक सैलराइज्ड पर्सन है, किसी प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको तो सैलरी एक ही बार आपके खाते में आती है, रोज रोज तो पैसे आते नहीं है, तो उसी सैलरी से आपका गुजारा चल रहा है। तो दोस्तों ये बैंक्स जो हैं, ये जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, इनको पता होती है, जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे जो फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन। अब समझ में आ रहा है क्यों पूछा जाता है, आखिर क्यों जानकारी वो लोग लेते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका नाम पूछते हैं, फादर मदर नेम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, लेकिन एक जानकारी वहां पे जरूर मांगते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। वहां पे आप सैलराइज्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, या डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये सब ऑप्शन रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर को कोई सैलरी तो आती नहीं है, वो अपना भाई क्लिनिक है, उसका डेली पेशेंट आ रहे हैं, 500-600 रुपए जो फीस है वो फीस दो, वो उसका डेली का पैसे आ रहे हैं। वही सपोज करो कोई लॉयर है, वकील, अब उसकी तो कोई सैलरी आती नहीं है, वो तो भाई उसके जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनसे वो पैसे लेते हैं, सैलरी नहीं आ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भाई अपना खुद का पैसा आ रहा है। लेकिन अगर वो सैलराइज्ड में अगर उसने टिक किया होगा ना, मतलब कि उसका पूरे महीने का जो खर्चा होता है वो सैलरी के रूप में आती है, और एक ही दिन आती है, और सैलरी हमेशा बैंक अकाउंट में आती है। और जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने सैलराइज्ड पर्सन पे वहां पे क्लिक किया है, इसकी जानकारी क्रेडिट कार्ड वाले बैंक को है, पर्सनल लोन वाले बैंक को है, कि उनको पता है कि आपका कोई सैलरी अकाउंट है, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेशन करके उस सैलरी अकाउंट को होल्ड कर देंगे, वहां से वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके वो अपने पैसे वसूलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपको ऑब्जेक्शन उठाना है उन्हीं लोगों को उठाना है जो सैलराइज्ड पर्सन है। डॉक्टर को क्या ही मतलब है, तुम ठीक है मेरा फ्रीज कर दो, मुझे तो पैसे आ ही रहे हैं, मेरा तो कोई सैलरी अकाउंट नहीं है ना। लेकिन भैया अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर वही फ्रीज हो गया, आपका सैलरी होल्ड हो गया, तब आप क्या करोगे? तब तो भाई आपको फिर आप एक वो हालत हो जाएगी कि आपका खर्चा भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो भी सैलराइज्ड पर्सन है, बैंक किसी तरीके से चाहती है कि अवार्ड पास करके उसके सैलरी अकाउंट को होल्ड कर दिया जाए। अब देखो, चाहे तो बैंक डायरेक्टली भी कर सकती है उसके अकाउंट को होल्ड, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, उसको कोई तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी हेल्प करे। और ये हेल्प कौन करता है? ये सोल ऑर्बिटर होते हैं, जो इनके अपने लोग होते हैं। तो आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है, कि थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और ये जो घर से सामान उमान उठाने वाली बातें हैं ना, सब बेकार की बातें हैं, इस सब पे ध्यान मत देना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है कि कोई किसी के घर से आकर एक झाड़ू भी उठा ले। टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये तो बहुत दूर की बात है, एक झाड़ू तक कोई नहीं उठा सकता, चोरी का इल्जाम लगेगा उस पर, ठीक है। तो ये जो संपत्ति अटैच होती है तो भूल ही जाओ। सैलरी अटैच नहीं होती है, आपका सैलरी अकाउंट होल्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पे अवार्ड पास हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको सीरियस लेना है। जो आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना कि सर आप तो बोलते थे कि सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्शन लेटर दो। तो अगर ऑब्जेक्शन लेटर नहीं दोगे तो वो अपने मन से ही
अवार्ड पास करके आपकी सैलरी अकाउंट को होल्ड कर देंगे और जितना उनका बकाया बनता है उतने पैसे वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे नुकसान आपका ही है, ठीक है। तो कभी भी सोल ऑर्बिटर्स या फिर जो बैंक के द्वारा अपॉइंटेड ऑर्बिटर्स हैं उनके ऊपर मत जाना। आप ऑब्जेक्शन करो, आप अपना कोई ऑर्बिटर ले जाओ, ये आपका भी राइट है। आप अपने मन से भी ऑर्बिटर अपॉइंट कर सकते हो, बैंक को मानना पड़ेगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है ना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्शन डालो और बोलो कि नहीं, मैं बैंक से डायरेक्टली सेटलमेंट करूंगा, मुझे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं ना कि इस वीडियो से ये जो पूरा प्रोसेस था आर्बिट्रेशन का, और ये जो क्रेडिट कार्ड बनवाते समय क्यों पूछता है सैलराइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, ये आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। और आप भी अगर एक सैलराइज्ड पर्सन है, आपको भी कोई ऐसा नोटिस आ रहा है आर्बिट्रेशन का, तो आपको कौन सा स्टेप उठाना है, ये आज आप इस वीडियो से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे लगभग 250 से 300 तक लोग हैं जो आपके जैसे ही हैं और वो अपने अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हैं। बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी। और अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।